थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं। क्या है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट और व्हाट इज प्रॉफिट, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग थ्योरीज, डायनेमिक थ्योरी और डायनेमिक थ्योरी के साथ साथ इनोवेशन थ्योरी एंड बेसिस थ्योरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि क्या है ये डायनेमिक थ्योरी। क्योंकि हमने रेंट थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जो रेंट थ्योरी है वो एक तरह से लैंड की तरह, जैसे लैंड को रेंट मिलता है वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर को रेंट मिलता है। रिस्क थ्योरी में हमने एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड किया था कि एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी, जितनी एफिशिएंट होगा एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने के लिए, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। ऐसी अनसर्टेनिटी बियरिंग में उन्होंने क्या कहा था इकोनॉमिक्स ने कि जितना भी जो मेन फोकस है वो अनफोर्सेबल रिस्क पर ही ध्यान देना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कि क्या हमारा ये डायनेमिक थ्योरी क्या है, डायनेमिक थ्योरी के लोगों ने क्या कहा और डायनेमिक थ्योरी के इकोनॉमिक्स कौन है जो जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था। एंड प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क propounded this theory in the year 1900 में ये थ्योरी आई थी और प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क ने इस थ्योरी को दिया था। एंड उनके अनुसार क्या है डायनेमिक थ्योरी, वो के बारे में क्या कहते हैं वो कि अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इज the difference between the price and the cost of the production of the commodity। यानी कि प्रॉफिट एक क्या चीज है, प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट आ रही है उसमें और प्राइस में जो डिफरेंस होता है एक कमोडिटी के, वो क्या कहलाती है, हमारा प्रॉफिट कहलाती है। आगे क्या क्लार्क कहते हैं कि लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसके जो डिफरेंस आता है वो किन कारणों की वजह से आता है, उसके रीजन को वो डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं क्लार्क से कहते हैं सोसाइटी इज अ डायनेमिक। जैसा कि हम मान के चलते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक तरह से डायनेमिक है एंड इज चेंजिंग एवरी मिनट। वो हर मिनट पर वो चेंज होती है, जिसकी वजह से जो ये प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस है वो उसी की वजह से हम एक एंटरप्रेन्योर पाता है। Changes affect mainly the demand and supply which result in the emergence of profit। जो मैंने आपको बताया कि किसकी वजह से प्रॉफिट पाता है, चेंज इन डिमांड की जो डिफरेंसेस है उनकी वजह से, उनमें जो चेंजेस हैं उनकी वजह से, एक इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है। आगे वो कहते हैं कि जो ये चेंजेस हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं सोसाइटी डायनेमिक है, लेकिन जो स्टैटिक, दो तरीके की, आप जानते हैं कि दो तरीके की इकोनॉमी है, स्टैटिक इकोनॉमी एंड डायनेमिक इकोनॉमी। वो कहते हैं कि स्टैटिक इकोनॉमिक के बारे में अगर हम बात करें तो उसका कोई भी इफेक्ट प्रॉफिट पर हम उससे नहीं पाते हैं, बल्कि हम किससे पाते हैं, जो डायनेमिक इकोनॉमी है यानी इकोनॉमिक डायनेमिक जो चेंजेस हैं उनकी वजह से प्रॉफिट अर्न होता है, ना कि इकोनॉमिक स्टैटिक। इकोनॉमिक स्टैटिक का मतलब क्या है, जो एक बार हमने लगा दिया और उसी से ही हम उसे अर्न कर रहे हैं। तो वो क्या है स्टैटिक इकोनॉमिक, जिसे एक एग्जांपल के रूप में कहते हैं क्वांटिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एक बार आपने कैपिटल लगा दी, एक बार प्रोडक्शन के मेथड्स आपने जो यूज कर लिए वही लगातार हो रहे हैं। मैनेजियल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बार आपने स्टाफ रख लिया लॉन्ग टाइम तक वही रहता है। टेक्नोलॉजी एंड डिमांड पैटर्न जो है एक बार मान करके चल रहे हैं वही लॉन्ग टाइम चल रहा है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमिक स्टैटिक है यानी स्टैटिक इकोनॉमिक है वो इफेक्ट नहीं करती है प्रॉफिट को, बल्कि डायनेमिक चेंजेस के थ्रू जो उसकी वजह से, उनके कारणों की वजह से जो प्रॉफिट पाता है एंटरप्रेन्योर, दैट इज कॉल्ड ओनली प्रॉफिट। अब वो कहते हैं कि प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क कहते हैं कि ये डायनेमिक चेंजेस होते कौन से। हमने स्टैटिक चेंजेस के बारे में देख लिया। डायनेमिक चेंजेस मीन्स जो मूवेबल होते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मूवेबल, जो बार बार चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिट घटता बढ़ता रहता है। तो क्या है, प्रॉफिट इज द रिजल्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द 6 डायनेमिक चेंजेस उन्होंने क्लार्क ने बताया। उन्होंने कौन से डायनेमिक चेंजेस कहे, उन्होंने कहा चेंजेस और इंक्रीज इन पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, जो डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉफिट अर्न होता है। डायनेमिक चेंजेस में और क्या उन्होंने कहा, चेंजेस इन अ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनके फैशंस, इन सब की वजह से भी डायनेमिक चेंजेस आते हैं। इनमें भी डायनेमिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स कह रहा है कि जो आदमियों की, आपने इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में ही लेक्चर में मैंने बताया था कि
जो बॉन्ड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से अनलिमिटेड और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक बॉन्ड खत्म हो गई दूसरी उसकी डिजायर स्टार्ट हो गई, तो इस तरीके से जो इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसमें उसका ही फर्क होता है, उसी का ही एक इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट पर। एंड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल जो हमने लगाई है उससे ज्यादा जो कैपिटल है, या हम उसको कैपिटल को बढ़ाते हैं या कैपिटल के फॉर्मेशन में यानी स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है एक एंटरप्रेन्योर, तो उसकी वजह से भी एक प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये भी डायनेमिक चेंजेस में उन्होंने इंक्लूड किया। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का उन्होंने क्या कहा कि इनोवेशन, जो आपने अभी आगे भी पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी जो है डायनेमिक चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो इफेक्ट करती है। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस डिफरेंट टाइम टू टाइम आएंगे, या तो एम्प्लॉइज के स्टाफ थोड़ा बहुत चेंज किया, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंड कर रहा है बिजनेस को, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए, तो ये भी एक डायनेमिक चेंजेस में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इन कारणों की वजह से ये जो ऑल दी 6 रीजंस है वो सारे रिलेटेड टू डायनेमिक चेंजेस, और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट का डिफरेंस मतलब चेंजेस उसमें प्रॉफिट में आते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा जो प्रोड्यूसर है, इनएफिशिएंट एंड केयरलेस प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इन द सेंस एंटरप्रेन्योर, अगर यहाँ पर कोई ऐसा केयरलेस और इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर है जो कि इन डायनेमिक चेंजेस को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता, उसमें अपने आप को एक तरह से सेट नहीं कर पाता है, उन मूवमेंट को, उन चेंजेस को जान नहीं पाता है, और इनएफिशिएंट रहता है उनको जानने के लिए, उसमें अपने आप को सेट नहीं कर पाएगा, तो वो प्रॉफिट को, रियल प्रॉफिट को नहीं पा सकता। और जो जो एंटरप्रेन्योर्स है वही इस प्रॉफिट को पा सकते हैं। तो एक तरह से अगर इनएफिशिएंट और केयरलेस प्रोड्यूसर है या एंटरप्रेन्योर है तो वो इस तरीके के प्रॉफिट को नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा दस क्लार्क्स डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, जो सच्चाई है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करती है, और वो कहती है कि सच्चाई यही है कि चेंजेस को स्वीकार करना और चेंजेस को अपनाना, चेंजेस को एक एफिशिएंट तरीके से अपनाने से ही एक प्रॉफिट मिलता है एक एंटरप्रेन्योर को। लेकिन इस थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म थे, इन्होंने एक डायनेमिक थ्योरी को दिया तो, लेकिन इसके बाद भी इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। क्या किया गया? उन्होंने कहा कि ऑल चेंजेस आर नॉट फोर्सेन। हमने लास्ट वाले थ्योरी में पढ़ा था कि दो तरीके के जो रिस्क होते हैं, अनफोर्सेबल और फोर्सेबल। तो वो यहाँ पे ये जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि ऑल चेंजेस आर नॉट फोर्सेन, यानी कि उन्होंने कहा डायनेमिक में क्या करा, उन्होंने फोकस किया है डायनेमिक का मतलब चेंजेस के ऊपर, और चेंजेस रिलेटेड टू इनोवेशन, रिलेटेड टू मार्केट, और रिलेटेड टू, यानी कि ये सब चेंजेस आपके इससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस होंगे उसको एफिशिएंटली हम जो एंटरप्रेन्योर इससे ओवरकम हो जाएगा वही प्रॉफिट पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि ऑल चेंजेस आर नॉट फोर्सिन, हम हर चेंजेस को फोर्सिंग नहीं कर सकते, यानी कि देख नहीं सकते, और जिसकी वजह से जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट मिले ही मिले, हमें लॉस भी हो सकता है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर उन चेंजेस की वजह से हो सकता है एफिशिएंट भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी उसे लॉस हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि एक एफिशिएंट जो एंटरप्रेन्योर है वो इन सब डायनेमिक चेंजेस जो है उनसे ओवरकम कर सकता है हर हालत में। तो ऑल चेंजेस डू नॉट लीड टू प्रॉफिट, वो ये कहते हैं कि सारे चेंजेस जो हैं जरूरी, वही ऊपर वाले से आ गया कि अनफोर्सिन होने के कारण जरूरी नहीं है कि सारे चेंजेस प्रॉफिट ही लाएं, कभी कभी ऐसा होता है चेंजेस होने से लॉस भी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पॉपुलेशन में चेंजेस हुआ, हमने जो प्रोडक्ट या कमोडिटी तैयार करके रख रखी थी या जो हमारी प्लानिंग थी उसकी वजह से हमें लॉस हुआ, और हमें जो हम प्रॉफिट चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। तो ऑल चेंजेस डू नॉट लीड द प्रॉफिट, वो क्रिटिक्स कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे चेंजेस हमें प्रॉफिट ही दें। एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, वो कहते हैं रिस्क इज बोर्न बाय द कैपिटलिस्ट नॉट बाय द एंटरप्रेन्योर। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो ये कहते हैं क्लार्क ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट का रिस्क इन्होंने जो है इन्वॉल्व किया ही नहीं है, कह रहा है एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, जबकि
इन्होंने सिर्फ क्या करा, चेंजेस ही कहा कि इन्होंने चेंजेस को ही इन्वॉल्व किया। और रिस्क इज बोर्न बाय द कैपिटलिस्ट, उन्होंने कहा कि रिस्क जो है वो कैपिटलिस्ट ही बोर्न करता है और उसी को ही प्रॉफिट मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कैपिटलिस्ट जो है वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जिसने कैपिटल लगाई हो वो उसका वो बिजनेस ना हो, कोई और कैपिटल लगाने वाला हो। कई बार ऐसा होता है जो कैपिटलिस्ट होते हैं वही एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि रिस्क जो बिजनेस में इन्वॉल्व भी होता है, जबकि इन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है। एंड दिस थ्योरी कैन नॉट डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, ये पहले भी क्रिटिक्स ने इस पर क्रिटिसाइज किया था और कहा था प्रॉफिट जो है उसको हम डिटरमाइन यानी मेजर नहीं कर सकते। ये थ्योरी भी इसी पर भी है कि ये सब ये बता देती है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन ये नहीं बताती कि कितना प्रॉफिट होगा, कितने चेंजेस पे अगर हम इस चीज को ये एक एंटरप्रेन्योर अच्छी तरीके से उसको अडेप्ट कर लेता है। तो यानी इस क्रिटिक्स के साथ में ये थ्योरी भी बहुत हद तक सही होते हुए भी इसमें क्रिटिसिज्म इसको भी मिला। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम आते हैं। दूसरी थ्योरी है हमारी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इनोवेशन, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि इनोवेशन के आधार पर ये थ्योरी बनाई गई। और ये थ्योरी किसने दी? दिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द प्रोफेसर जे.ए. शुम्पेटर, यानी कि जे.ए. शुम्पेटर ने इस थ्योरी को दिया। एंड प्रॉफिट इज द, इन्होंने क्या कहा शुम्पेटर जी ने कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। अगर हम सक्सेसफुली इनोवेशन को अडेप्ट कर लेते हैं, दिस इज द रिवार्ड ऑफ द प्रॉफिट, यानी रिवार्ड एज अ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एक उसका इनोवेशन, सक्सेसफुल इनोवेशन का रिवार्ड है। इन दिस ओपिनियन उन्होंने जे शम्पेटर ने जो इनोवेशन की अपने थॉट रखा, उस ओपिनियन के अनुसार उनका कहना क्या था कि द एंटरप्रेन्योर इनिशिएट इनोवेशन इन द बिजनेस एंड व्हेन द सक्सीड्स ही अर्न प्रॉफिट एज हिज रिवार्ड। वो ये कहते हैं कि चेंजेस तो होते ही हैं, उन्होंने पहली बार डायनेमिक थ्योरी में उन्होंने कहा कि चेंजेस को अपनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी ये कहती है कि चेंजेस का मतलब ये नहीं है, चेंजेस का मतलब है कि इनोवेशन के साथ में हमें कोई चीज चेंजेस इनिशिएट लेना है अपने बिजनेस में। जब तक कोई इनोवेशन नहीं करेंगे, चेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या है, इनोवेशन के लिए इन्होंने उस पर फोकस किया और इन्होंने कहा कि बिजनेस में इनोवेशन लाना जरूरी है और जो एंटरप्रेन्योर इस इनोवेशन के लिए इनिशिएट करता है वही केवल प्रॉफिट पा पाता है, उसी को ही एज अ रिवार्ड प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे इनोवेशन का क्या सेंस था? इनोवेशन का मतलब उन्होंने कहा इनोवेशन मीन्स कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। उन्होंने कहा कि इनोवेशन का मतलब ये है कि नए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो है, साइंटिफिक डिस्कवरीज है, उनको अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए अप्लाइड करना। यानी बिजनेस को जो नई नई साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कॉमर्शियल पर्पस को देखते हुए अपने बिजनेस को में अप्लाई करना। अब यहाँ पर आता है कि साइंटिस्ट ही बन जाएंगे फिर तो वो कहते हैं कि एन इनोवेटर देयरफॉर इज अ बिजनेस मैन with vision, foresight originally, and is bold enough to bear high risk involved in uncertainty। वो कहते हैं कि ठीक है, इनोवेटर का मतलब ये नहीं है कि वो साइंटिस्ट बन जाए, वो कहते हैं इनोवेटर का मतलब, इनोवेटर एक बिजनेस मैन है और वो बिजनेसमैन का मेन काम क्या होता है कि विद अ गुड विजन, फोरसाइट, ओरिजिनलिटी और बोल्ड जो डिसीजन है उनके साथ में वो नई जो न्यू बेसिस टेक्नोलॉजी है उनको अडेप्ट करे। तो यही इनोवेशन है और एंटरप्रेन्योर का यही काम है। इनोवेटर इज नॉट अ साइंस बट ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशंस ऑन अ कॉमर्शियल पर्पस। तो मेन काम क्या है इनोवेशन का कि सारी चीजें जो इनोवेटर ये शुम्पेटर कहते हैं कि इनोवेटर का मेन काम क्या है कि सक्सेसफुली जो न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं उनको कॉमर्शियली सक्सेसफुली एंड देन कॉमर्शियली अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट पा सके। तो इनका जो थॉट था वो एक तरह से ये कहा जाएगा कि जो सैमुएल्सन साइंटिस्ट थे उनके आधार पर था, जो उन्होंने रेडियो हर्ट्ज के ऊपर उन्होंने फिर रेडियो को मैन्युफैक्चर इसी को कराते हुए किया था। तो इस तरीके से
यहाँ पर जो डायनेमिक थ्योरी है वो भी आपकी हो जाती है कि डायनेमिक थ्योरी क्या कहते हैं, इनोवेशन थ्योरी क्या है। इनोवेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, प्रोफेसर जे.ए. शुम्पीटर के द्वारा। इन्होंने किस पर फोकस किया, मेन आपका इनोवेशन के ऊपर किया। और इनोवेशन का मतलब क्या है कि साइंटिफिक जो जितनी भी नई एप्लीकेशंस है और डिस्कवरीज है, वो इन्वेंशंस है, उनको अपने बिजनेस में कॉमर्शियली इंट्रोड्यूस करना। लेकिन अब इन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ इनोवेशन में हम किसको किसको जोड़ेंगे, किस तरीके के इनोवेशन हम कॉमर्शियली अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इनोवेशन में कहा कि इनोवेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के इनोवेशन है। कौन से हैं, प्रोडक्शन इनोवेशन एंड मार्केट इनोवेशन। प्रोडक्शन इनोवेशन वो वाले इनोवेशन जो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट कट करते हुए कॉस्ट एंड क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, कॉस्ट कट और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जिन इन्वेंशंस को हम इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ इन्वेंशंस आर कॉल्ड, क्या है आपका, इनोवेशन आर कॉल्ड प्रोडक्शन इनोवेशन माने कि विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी कि हम प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए जिन इन्वेंशंस और जिन डिस्कवरीज को अपने उसमें बिजनेस में अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन। एंड नेक्स्ट उन्होंने कहा मार्केट इनोवेशन। मार्केट इनोवेशन रिलेटेड टू किससे मार्केट रिलेशन है, यानी डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यू मार्केट। यानी कि मार्केट इनोवेशन किससे रिलेटेड होता है, मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है कि जैसे न्यू मार्केट को डिस्कवर करना, और उसमें जो अगर उसमें कोई एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस हैं, मार्केट में ऐसा लगता है कि आपकी कोई गुड्स जो कमोडिटी जो प्रोड्यूस करी है वो हो सकता है कि वो मार्केट में एक्सेप्टेबल ना हो, या इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इम्प्रूवमेंट, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को नई उसका डिजाइन दे सकते हैं, नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं जो मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल हो और बूम मचा दे। एंड मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द सेल्स प्रोपोगेंडा, इन सबको लेते हुए यानी कि एडवर्टाइजिंग का कौन सा मोड्स अपनाए, कौन सा प्रोपोगेंडा सेल्स प्रोपोगेंडे हैं उनको करें। तो इस तरीके से ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो किससे हैं, मार्केट से रिलेटेड है। और इसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर क्या चेंजेस ला सकता है जिसकी वजह से एक उसे नई जो एक रास्ता उसे अपने प्रोडक्ट को कमोडिटी को पाने के लिए मिले, नया रास्ता अच्छा आगे बढ़ने के लिए मिले और उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी कॉस्ट कट होकर के एट अ मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट वो पा सके। तो ये ऐसे इनोवेशंस को हम मार्केट इनोवेशन कहेंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि मार्केट इनोवेशंस आर दैट इनोवेशंस विच आर रिलेटेड टू मार्केट, जो मार्केट एक तरह से सिचुएशंस, मार्केट सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं, दैट इज मार्केट इनोवेशन। आगे क्या कहते हैं कि इट हैज बीन सेड दैट एनी फॉर्म ऑफ इनोवेशन लीड्स टू अ प्रॉफिट, यानी कहते हैं क्या कहते हैं कि किसी शुम्पीटर कहते हैं किसी भी प्रकार का इनोवेशन होगा वो प्रॉफिट देगा ही देगा। एंड इट इज कॉल्ड एज ए इनोवेशनल प्रॉफिट, तो कहते हैं कि इसीलिए हम इसको इनोवेशनल प्रॉफिट के नाम से भी कह सकते हैं, नॉट रियल नॉट प्योर प्रॉफिट, ऐसा ना कहकर हम ऐसा कहते हुए भी हम इनोवेशनल प्रॉफिट भी इसको हम कह सकते हैं। दिस प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल, इट इज टेम्परेरी इन नेचर। वो कहते हैं बट इस तरीके का थ्योरी, इस तरीके का जो इनोवेशनल प्रॉफिट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है, क्योंकि इनोवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड टेम्परेरी इज इज टेम्परेरी इन नेचर, वो हम परमानेंट नहीं पा सकते, क्योंकि इनोवेशन आज हुआ कल दूसरा इनोवेशन आ जाएगा, कल दूसरी डिस्कवरी आ जाएगी। तो एक इनोवेशन के लिए ये नहीं कह सकते कि हमें ये परमानेंट, एक बार हमने इनोवेशन कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया तो उतना ही प्रॉफिट होगा। तो दस द प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग, इसीलिए ये जरूरी है, शुम्पीटर कहते हैं कि इसीलिए जरूरी है कि हम एक एंटरप्रेन्योर लगातार स्ट्राइविंग, मतलब लगातार इस जुगाड़ में लगा रहे कि किस तरीके से हम न्यू मेथड्स एंड प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे कॉमर्शियल एक थॉट के साथ में, कैसे कांस्टेंट वो इस चीज में लगा रहे, सोचता रहे, तभी वो प्रॉफिट को पा सकता है। तो इस थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म थे
क्या क्रिटिक्स ने क्या कहा कि Schumpeter has never considered profit as a reward for a risk taking। उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्होंने इनोवेशन पे फोकस किया, जो हमारी लास्ट थ्योरी थी रिस्क टेकिंग और आपका अनसर्टेनिटी बियरिंग, इनको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो वो ये कहते हैं Schumpeter has never considered profit as the reward फॉर रिस्क टेकिंग। उन्होंने कहा जबकि रिस्क भी, इनोवेशन करना, अपने नए उसमें अपने बिजनेस में नए चीजों को लाना, नई डिस्कवरीज को इम्प्लीमेंट करना भी एक तरह का रिस्क है, जबकि इन्होंने रिस्क का कहीं नाम लिया ही नहीं है। तो ये चीज क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कि रिस्क भी का भी बहुत बड़ा रोल है, और रिस्क के बिना वो एक एंटरप्रेन्योर नई चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी Schumpeter's इनोवेशन थ्योरी। वो कहते हैं कि इनोवेशन, Schumpeter's इनोवेशन की थ्योरी जो है वो एक तरह से अनसर्टेनिटी का कोई प्लेस नहीं है, जबकि यहाँ पर इनोवेशन में अनसर्टेनिटी भी होती है कि हो सकता है कि वहां पर इनोवेशन सही तरीके से प्रॉफिट दे ना दे, है तो अनफोर्सेबल जिसे कहेंगे, अनफोर्सेबल जो रिस्क है उनको भी इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है थ्योरी डिटरमाइंस द टेम्परेरी प्रॉफिट। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मैंने Schumpeter कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो एक तरह से टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी का से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि जो इनोवेशन है वो क्योंकि लगातार कॉन्स्टेंटली देखना है, और ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट हमें टेम्परेरी नेचर पे ही मिले। प्रॉफिट जब तक अगर एंटरप्रेन्योर्स के अंदर और भी क्वालिटीज हैं, जाकि एबिलिटी भी है, उसकी अपनी बार्गेनिंग पावर भी है, और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिट तो कमाता ही है। तो कह रहा है दिस, फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा दिस इज सिंपली इलस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इंस्टीट्यूशनल का थ्योरी का मतलब क्या है कि सिर्फ कहने की बातें हैं, नॉर्म्स, स्ट्रक्चर, ये सब इस तरीके से दे दिया, जबकि हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी है। इसको एक तरह से ये थ्योरी इंस्टीट्यूशनल थ्योरी की तरह लगती है। तो इस तरीके से हमारी डायनेमिक थ्योरी एंड इनोवेशन थ्योरी आपने पढ़ी। नेक्स्ट थ्योरी अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, इसको अक्सर ये आता है, ये क्या है आपकी वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यानी कि कौन सी ये थ्योरी वेजेस पर बेस्ड है कि कैसे इसको करा है। तो इसमें दो इकोनॉमिक्स हैं, कौन से प्रोमिनेंट इकोनॉमिक्स हैं, प्रोफेसर टॉशिंग एंड डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट और प्रोफेसर जो टॉशिंग है, इनके दोनों के एफर्ट से ये थ्योरी दी गई। इन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, और क्या कहा इन्होंने इनके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू देम प्रॉफिट्स आर बेस्ट रिगार्डेड एज सिंपली अ फॉर्म ऑफ वेजेस। वो कहते हैं प्रॉफिट आर द बेस्ट रिगार्डेड एज द सिंपली अ फॉर्म ऑफ वेजेस, दे ऑकर to the entrepreneur on account of his special ability। वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट एक तरह से क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ वेजेस है, एक तरह से हम वेजेस कह सकते हैं। एंड वो किसकी कैसे होती है, ये वेजेस कैसे ऑकर होती है, ओनली द स्पेशल एबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ हिज, जो एंटरप्रेन्योर है, हिज मीन्स एंटरप्रेन्योर की स्पेशल एबिलिटी के द्वारा ही उसे मिलती है। अब आता है कि क्यों इन्होंने वेजेस कहा प्रॉफिट को। अभी तक तो वेजेस का मतलब तो आप सब समझते हैं कि लेबर को वेजेस दी जाती है, तो वो इस तरीके से वेजेस को, प्रॉफिट को वेजेस क्यों इन्होंने कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि दे हैव आर्ग्यू दैट देयर इज अ वेरी क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन अ लेबर एंड द एंटरप्रेन्योर। जिस तरीके से वो कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं वो ये कहते हैं कि दोनों लोग, जैसे लेबर काम करता रहता है और वेजेस पाता है, वैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी लगातार काम करना है और बहुत मेहनत करनी से लेबर को होती है, लेबरर होता है वो बहुत मेहनत करता है और तभी उसको वेजेस मिलती है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर भी जब बहुत मेहनत करेगा तभी वो इस चीज को पा सकता है, यानी कि प्रॉफिट को पा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने लेबरर को से उसको कंपेयर किया एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट को लेबर की वेजेस से। तो यहाँ पर जस्ट एज लेबरर रिसीव वेजेस फॉर हिज सर्विसेज, सिमिलरली एंटरप्रेन्योर रिसीव्स प्रॉफिट फॉर हिज सर्विसेज, है ना। यानी कि जैसे कि लेबर अपनी सर्विसेज के लिए वेजेस पाता है, वैसे ही प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज के लिए क्या प्रॉफिट पाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वेजेस को कंपेयर किया उससे, प्रॉफिट से, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट से। बट और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ओनली डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस क्या है कि बट ओनली द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मेंटल वर्कर्स। जो मेंटल वर्कर्स हैं, जो मेंटल वर्कर्स मींस टीचर है, और आपका टीचर कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है,
टीचर है ये, हाँ टीचर है, डॉक्टर है, इनको हम मेंटल वर्कर कहेंगे। इनके काम में और एंटरप्रेन्योर के काम में कितना थोड़ा सा फर्क होता है। वो कहते हैं इज दैट द एंटरप्रेन्योर रिसीव्स प्रॉफिट फॉर हिज स्पेशल एबिलिटी। ये जो मेंटल वर्कर, यहाँ डॉक्टर टीचर ने एज ए एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन कोई सा भी लेबर जो है, वो कहते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। कहते हैं एंटरप्रेन्योर रिसीव्स फॉर हिज प्रॉफिट स्पेशल एबिलिटी। वो अपनी स्पेशल एबिलिटी के बारे में, काम तो दोनों कर रहे हैं, यानी कि एक लेबर भी काम कर रहा है, मेंटल लेवल का लेबरर हो या फिजिकल लेबरर हो, यानी कि दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों ही अपने काम के अकॉर्डिंग वो वेजेस पा रहे हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो स्पेशल काम करने के लिए, स्पेशल एफर्ट्स करने के लिए, यानी कि इन सब के अतिरिक्त काम एंटरप्रेन्योर भी करता है, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा काम करता है, स्पेशल एबिलिटी उसके अंदर अगर होती है, तो उसके उसमें एवरेज में जो उसे पैसे मिलते हैं, जो उसे अर्न हो रहा है, वही प्रॉफिट कहलाएगा। तो क्या करें कि ये एंटरप्रेन्योर से रिसीव्स प्रॉफिट फॉर हिज स्पेशल एबिलिटी एंड हार्ड वर्क। जो स्पेशल एबिलिटी और हार्ड वर्क के कारण एंटरप्रेन्योर जो अर्न कर रहा है वो ही प्रॉफिट कहलाता है। दिस इज एक तरह से ये क्या कहेगा, दिस इज अ सरप्लस अमाउंट विच इज द एंटरप्रेन्योर रिसीव्स आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि इसीलिए इसको सरप्लस कहा इन दोनों ने, और कहा कि ये एक तरह से सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन को घटाने के बाद जो बचता है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि एक्स्ट्रा एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी एंड हार्ड वर्क का नतीजा ही होता है जिससे कि वो सरप्लस को पा सकता है। अब उन्होंने कहा, लेकिन इस थ्योरी के भी क्रिटिसाइज किया लोगों ने, और इसको क्रिटिक्स लोगों ने क्या कहा कि प्रॉफिट इज फ्लेक्सिबल, इट मे वेरी, है ना, बट वेजेस में उन्होंने कहा कि कैसे एक व्यक्ति जो है वेजेस को प्रॉफिट से कंपेयर कर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एक तरह से एक जैसा फ्लेक्सिबल नहीं रह सकता। प्रॉफिट को हम ये नहीं कह सकते कि कम है या ज्यादा है, प्रॉफिट को हम ये कह सकते हैं, प्रॉफिट को हम ये कह सकते हैं ये कभी कम हो सकता है, कभी वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन वेजेस ऑलवेज जो क्या करते हैं कि वेजेस ऑलवेज रिमेन स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल रहती है। यानी कि एक व्यक्ति से अगर लेबर से तय हो गया कि हम 50 रुपए पर डे के देंगे या 100 रुपए पर डे के देंगे, तो उसे वो 100 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कितना कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इस तरीके से कहता है कि वेजेस को हम प्रॉफिट से कंपेयर करना सही नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रॉफिट तो फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन जो वेजेस है वो हमेशा वो स्टेबल रहती है एंड कैन नॉट फ्लैक्चुएट, वो फ्लैक्चुएट नहीं करती है। तो ये कहना सही नहीं है इन दोनों का कि वेजेस और प्रॉफिट आर सेम। This theory is silent over the payment of shareholders। ये एक थ्योरी में और भी था कि ये शेयर होल्डर, ये कहते हैं सिर्फ प्रॉफिट जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आफ्टर जो डिडक्टिंग द ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हैं, जो भी उसके बाद बचता है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस एंड सरप्लस इज प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक्सपेंसेस के बाद, जबकि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि सारे डिविडेंड कब पे किया जाता है, सारे एक्सपेंसेस करने के बाद डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो कि उसकी कॉस्ट में यानी कि एक तरह से उसके प्रॉफिट को कम कर देता है। तो इस तरीके से ये भी जो है आपका इन्होंने इस चीज को भी इग्नोर किया। फिर क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स में receives windfall or may chance profit, but the workers cannot have opportunity to get wages of chance or windfall। ये कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो है, इसमें दूसरा एक और कारण उन्होंने कहा कि वेजेस को फिर एक कमी और उन्होंने निकाली क्रिटिक्स ने। उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर्स तो कभी विंडफॉल हो रहा है, यानी कभी वो नीचे गिर रहा है, उसका हो सकता है उसे लॉस हो रहा है, और कभी वो बहुत हाई चला जा रहा हो, प्रॉफिट में ऊपर नीचे काफी होता रहता है। लेकिन वेजेस में ऐसा नहीं होता। वेजेस जो है एक बार अगर बहुत ज्यादा हद हुई, बहुत ज्यादा वो विंडफॉल अगर उसका माना भी गया, तो वो बहुत कम रेट होते हैं, उसके चांसेस होते हैं। और वो क्या होता है कि हो सकता है कि वो बस केवल बिजनेस से यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से उसे निकाल दिया जाए, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का सब कुछ यहाँ पर लगा होता है, कैपिटल लगी होती है, उसके एफर्ट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है या तो बहुत कभी कभी बहुत विंडफॉल भी देख सकता है, और कभी कभी उसको बहुत राइज भी देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट को हम वेजेस से कंपेयर नहीं कर सकते। The entrepreneur's work is full of risk and uncertainty, and
प्रॉफिट इज गिवन टू फेस दिस रिस्क। वो कहते हैं बट वर्कर्स जो हैं वो इस तरीके के रिस्क को फेस नहीं करते। कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स का जो काम है वो हमेशा रिस्क से भरा हुआ है, अनसर्टेनिटी से भरा होता है। प्रॉफिट इसीलिए कभी कभी उसको प्रॉफिट जो एंड प्रॉफिट इज गिवन टू फेस इज दिस रिस्क। वो कहते हैं रिस्क के पार्ट को इन्होंने भी इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो है हमेशा सिर्फ किससे मिलता है, एक तरह से वेजेस से मिल जाता है, उसके अच्छे एफर्ट से मिल जाता है, इसी को इन्होंने एम्फसाइज किया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो है का जो काम है वो फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, जिसके ही रिजल्ट में प्रॉफिट मिलता है। यानी कि प्रॉफिट क्या है, एक तरह से रिस्क का ही रिवॉर्ड है। लेकिन वर्कर्स को अगर हम कंपेयर करें, जैसे वेजेस को वर्कर की वेजेस से इसको कंपेयर करते, कहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पार्ट्स डू नॉट इनकॉर्पोरेट एनीवेयर इन द वेजेस। यानी कि वेजेस में किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता, जो उनसे एक बार तय हो गया वो उन्हें मिलेगा ही। लेकिन अगर बहुत कुछ एक्सट्रीम अगर कोई कारण ऐसा हुआ, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक्सट्रीम अगर सिचुएशन आ जाती है तो सिर्फ लेबर का रिस्क क्या रहता है कि अपनी जॉब को वो खो देगा, बाकी उसके पास और कोई रिस्क ऐसा नहीं रहता है। तो इस तरीके से क्रिटिक्स ने ये कहा कि कोई भी जो वेजेस को जो अगर हम प्रॉफिट से कंपेयर करें तो वो सही नहीं है। तो इस तरीके से हर थ्योरी की अपनी अपनी क्वालिटीज थी, अपनी इंपॉर्टेंस है, और सभी की जो थ्योरीज हैं उसको कहीं ना कहीं जगह मिली है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये थ्योरीज जो है सारी ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।